किशन और मोहन दो जिगरी दोस्त थे। दोनों ही साथ पले बड़े और साथ ही पढ़ाई लिखाई भी की, लेकिन स्कूल के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। मोहन, हम दोनों आज अलग हो रहे हैं, लेकिन आज से ठीक 20 साल बाद इसी चौराहे पर मिलेंगे। दोनों एक दूसरे से वादा करके अलग हो जाते हैं। किशन दूसरे शहर में आगे की पढ़ाई करने चला जाता है, तो मोहन अपने पिता के साथ उनकी दुकान में हाथ बटाने लगता है। पिताजी, मैं भी किशन की तरह दूसरे शहर में पढ़ने जाना चाहता हूँ। उसके पिता एक शराबी इंसान थे। अरे बेटा, तू क्या करेगा शहर जाकर? अरे पढ़ाई करने के बाद किसी के ऑफिस में नौकरी है ना। अरे वो तुझसे ढेर सारा काम करवाएगा और बदले में 4 अठन्नी पकड़ा देगा। तो राजा है राजा, अपनी दुकान में बैठ बच्चा। पर पिताजी, ये गल्ला तोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे इसी गल्ले को तोल तोल कर तो मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, और आज तुझे ये गल्ला तोलना अच्छा नहीं लगता। ये बोलकर वो मोहन को एक जोर का थप्पड़ लगा देते हैं। मोहन को थप्पड़ से गुस्सा आ जाता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। 1-2 दिन भूखा रहने के बाद मोहन को पिता की बात याद आती है। ऐसा कौन सा काम है जिसमें खुद के लिए मेहनत करना और ज्यादा से ज्यादा पैसा हो? वो सोच में पड़ जाता है कि तभी उसे घोड़ों की आवाज आती है। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और जहाँ देखता है कि डाकू कैसे एक चादर फैलाते हैं और उसमें ढेर सारे सोने के गहने डाल देते हैं। डाकुओं का सरदार बोलता है, चलो एक दिन मेहनत की, अब बाकी के महीने राजा बनकर गुजारेंगे। सारे जोर जोर से हंसकर वहां से निकल जाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में बड़ा ही अच्छा बिजनेस है। फिर क्या था, मोहन ने छोटी मोटी चोरी का काम शुरू कर दिया। कभी किसी की चेन खींच लेता तो कभी किसी की पॉकेट मार लेता। उसे इस काम में मजा आने लगा। वाह, ये तो अच्छा काम है। पिताजी ठीक कहते थे, कुछ नहीं रखा पढ़ाई लिखाई में, सारा वक्त पढ़ो फिर किसी और के लिए काम करो, और महीने के अंत में वो पकड़ा देगा 4 अठन्नी। ना बाबा ना। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और मोहन जाना माना चोर बन जाता है। लोग उसके नाम से कांपते और कोई भी पुलिस वाला उसे पकड़ ही नहीं पाता। सभी उसका चेहरा पहचानते, लेकिन वो कहाँ रहता है ये किसी को पता न था। फिर एक दिन वो भी आ जाता है जब मोहन को किशन से मिलने का दिन याद आता है। ओह, 20 साल बाद आज ही का दिन है जब मुझे अपने यार किशन से मिलना है। और फिर वो उस शहर में जाता है और चौराहे में खड़ा हो जाता है। काफी समय तक वो अपने दोस्त का इंतजार करता रहता है, लेकिन वो नहीं आता। मैं भी पागल हूँ, किसे 20 साल पहले की बात याद होगी। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी सामने 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। मोहन को आश्चर्य होता है कि उन लोगों को मोहन का पता कैसे चला। अब सुनो, तुम लोगों ने मुझे पकड़ ही लिया है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोगों को ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? उसमें से एक पुलिस वाला मोहन को एक लेटर देता है। मोहन लेटर खोलता है जिसमें लिखा होता है, मेरे जिगरी दोस्त मोहन, मैं जानता था आज दुनिया यहाँ के वहाँ क्यों ना हो जाए, तुम यहाँ मुझसे मिलने जरूर आओगे। आज मन था कि मैं तुम्हें गले लगा लूं, लेकिन फर्ज की दीवार सामने आ गई। 20 साल बाद तुम एक मुजरिम के रूप में मेरे सामने खड़े थे। माफ करना दोस्त, देश के प्रति मेरा फर्ज मेरी दोस्ती के आगे छोटा पड़ गया। मोहन की आंखों में अब आंसू थे। वो चुपचाप वहां हाथों में हथकड़ी बांधे चला जाता है। नाटी दुल्हन। मयंक की बीवी नेहा की हाइट बहुत ही कम थी। वो इतनी नाटी थी कि लोग उसका कई बार मजाक बना देते। अरे नेहा, तेरे लिए तो मुझे किचन में टेबल रखना पड़ेगा। माँ जी, इतनी भी नाटी नहीं हूँ मैं, और हाँ, हिल्स पहन कर तो बिल्कुल आपके बराबर आ जाती हूँ। अरे तेरे पापा ने महंगी कार का लालच दे दिया, वरना तो मेरे बेटे के लिए लंबी लंबी लड़कियों की लाइन लगी थी। क्या बताऊं तुझे, कटरीना फैल थी उनके सामने। पर माँ जी, आपका मयंक भी तो हाइट में कौन सा अभिषेक बच्चन की तरह है जो कटरीना मिल जाती। वैसे भी मेरी और इनकी जोड़ी तो राम सीता की जोड़ी है, राम सीता की। एक दिन सभी खाना खा रहे होते हैं, तभी माँ, दाल बहुत अच्छी बनी है, जरा और देना। रुको जी, मैं लेकर आती हूँ, किचन में है, वैसे भी मैं खड़ी हूँ। ये सुनकर सास हंसने लगती है। तुम खड़ी हो या बैठी एक जैसी लगती हो। बस कीजिए जी, अभी हिल्स नहीं पहनी है, वैसे भी हिल्स पहनती हूँ तो आपके बराबर ही लगती हूँ। एक दिन नेहा सब्जी लेने बाहर निकलती है तो पड़ोसन कहती है, अरे देखो देखो कितनी नाटी है, मयंक तो दिखने में अच्छा है, हाइट भी ठीक ठाक है, फिर क्या जरूरत थी ऐसी नाटी बहू लाने की। दहेज बहन दहेज, अंधे हो गए थे पैसों के पीछे, अब करे जगह साई। दोनों की बात नेहा सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। आंटी जी, एक बात बताओ, मेरे पापा के पास पैसे हैं, उनको अच्छी लड़की की तलाश थी, ये पसंद आए और शादी होगी, इसमें मेरा क्या कसूर है जो आप लोग मुझे सुना रही हैं? अरे नहीं नहीं नेहा, हम तो तेरी सास की बात कर रहे थे कि कितनी लालची औरत है। देखिए, वो लालची नहीं है, हाँ उनकी कुछ शौक है जो वो अपने बेटे से पूरा करवाना चाहती है, और देखा जाए तो उसमें उनकी गलती भी क्या है भला। अगर इन्होंने मुझसे शादी की है तो जरूर कुछ ना कुछ तो अच्छाई नजर आई होगी ना। और अब ना तो मैं आपकी बहू हूँ और ना ही आपके रिश्तेदारों को मुझसे मिलना है, फिर ये बात समझ नहीं आई कि आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं। ये बोलकर नेहा वहां से निकल जाती है। नेहा, चलो तैयार हो जाओ, हम लोगों को एक पार्टी में जाना है। नेहा तैयार होकर पार्टी में जाती है जहाँ मयंक का दोस्त उससे कहता है, अरे मयंक,
तू लकी है यार, तेरी बीवी की हाइट इतनी कम है कि तुझे बच्चे की जरूरत ही नहीं है, भाभी ही बच्ची जैसी है। और मैं मेरी बीवी इतनी कम हाइट की हो ना तो मैं तो घर से बाहर ही ना निकलूं, कहीं फुदक कर चली गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सभी नेहा पर हंसने लगते हैं। तभी पार्टी की जगह पर आग लग जाती है। अरे भागो यहाँ से, जल्दी करो, निकलो यहाँ से। अरे लेकिन बाहर के दरवाजे पर ही आग है, अब कैसे बाहर निकलेंगे? कोई रास्ता भी नहीं है। अरे रास्ता है ना, अगर कोई इस खिड़की से बाहर निकलकर अगर सामने के दरवाजे में आग को बुझा दे तो सब निकल सकते हैं। तभी नेहा उस छोटी सी झरोखे से बाहर निकलकर आग को बुझा देती है। अरे वाह, भाभी जी ने तो आज हम सबको बचा लिया। वाह भाई वाह, बीवी हो तो ऐसी, अपने पति ही नहीं बल्कि यहाँ मौजूद सभी की जान बचा ली है इसने। भाई मयंक, माफ कर देना, तेरी बीवी तो सच में कमाल है। मुझे ये बात पता है और मुझे मेरी बीवी पर गर्व है। नेहा मुस्कुराकर अपने पति की तरफ देखती है। कुछ दिनों बाद जब नेहा और उसकी सास मार्केट जाती है, वहाँ पर अरे भैया ये कपड़ा तो देना, कितने का पड़ेगा? माता जी ये तो बहुत महंगा कपड़ा है, लेकिन अब बस सिर्फ 2 मीटर ही बचा है, मेरे तो किसी काम का है नहीं ये टुकड़ा, तो आप 100 रुपया ही दे दीजिए। अरे भैया तो मैं क्या करूंगी इस टुकड़े का, लेकिन वैसे है बड़ा ही सुंदर। तभी नेहा बोल पड़ती है, इसमें तो मेरी पूरी ड्रेस बन जाएगी। ये कहकर वो कपड़ा ले लेती है। अगले दिन नेहा वो ड्रेस पहनकर सास के सामने आती है। अरे वाह नेहा, ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर लग रही है, बड़ी महंगी होगी ना? अरे कपड़ा तो मैंने ही पसंद किया था, बस पूरा नहीं था तो इसने ले लिया। सिर्फ 200 रुपए की ड्रेस है ये पूरी। देखो माँ जी, नाटी होने का भी कम फायदा नहीं है। जैसे तैसे दिन कट रहे थे। सास और पड़ोसियों के मजाक बनाने का सिलसिला चल ही रहा था कि एक दिन मोहल्ले से जोर जोर से आवाज आती है, अरे मैं मर गई, भगवान मैं क्या करूं? अरे क्या हुआ? देखते हैं तो सभी एक हॉल के सामने भीड़ लगाकर खड़े हैं। मेरा बेटा प्रिंस गड्ढे में गिर गया है। पड़ोसन जोर जोर से रोने लगती है कि तभी वहां नेहा आ जाती है। रोइए मत, मैं प्रिंस को लेकर आती हूँ। ये बोलकर नाटी सी पतली सी नेहा गड्ढे में घुसकर बच्चे को बाहर ले आती है। अब क्या था, एक बार फिर नेहा के लिए पूरा मोहल्ला तालियां बजाता है। मुझे माफ कर दो नेहा, मैंने तुम्हारी हाइट का कितना मजाक उड़ाया था। कोई बात नहीं मासी, प्रिंस ठीक है, ये बात है। अब वो दिन आता है जब सास नेहा की तारीफ करती है। वाह बहू वाह, तेरी तारीफें सुन सुनकर तो मैं खुश हो गई। आज तो तूने ये साबित कर दिया कि समाज में इंसान अपने रंग रूप और लंबाई चौड़ाई से नहीं बल्कि साहस और हौसले से काबिल कहलाता है। मुझे माफ कर देना बेटा। किशनपुर गांव में प्राची नाम की एक औरत अपने बेटे कुणाल और बहू सुधा के साथ रहा करती थी। सुधा स्वभाव से बहुत ही कामचोर होती है और आए दिन काम न करने के नए नए बहाने बनाती रहती है, जिसकी वजह से अक्सर घर में कलह भी हो जाया करती है। अरे बहू, तुमने बर्तन क्यों नहीं किए? वो माँ जी, मेरी उंगली कट गई थी सब्जी काटते वक्त, इसलिए नहीं कर पाऊंगी। तो क्या हुआ, बर्तन तो कर ही सकती हो। नहीं ना माँ जी, सर्फ लगने से कटे हुए भाग में दर्द हो जाएगा। आज के लिए बर्तन आप ही कर लीजिए। इस तरह से सुधा रोज काम ना करने के नए नए बहाने ढूंढ ही लेती है। सुधा कुणाल के आते ही काम करने का दिखावा करती और उसके जाते ही वापस से नया नाटक करती। माँ मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है, अब जल्दी से नाश्ता दे दो। अजी, अब माँ जी को क्यों बुला रहे हैं? मैं अभी आपके लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। अरे वाह सुधा, जब से तुम आई हो माँ को कितना आराम मिल गया है। तुम सच में बहुत अच्छी बहू हो। प्राची सुधा की इस आदत से बहुत ही परेशान होती है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाती। इधर सुधा काम न करने का रोज एक नया बहाना ढूंढ लेती। अब कोई ऐसा बहाना बनाऊंगी जिससे माँ जी की चिकचिकी खत्म हो जाए और वो मुझे काम के लिए बोलना ही छोड़ दे। सुधा रसोई में जोर जोर से चिल्लाने का नाटक करती है और प्राची भागी भागी उसके पास आती है। क्या हुआ बहू? पता नहीं क्या हुआ माँ जी, अचानक आंखों में कुछ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा मुझे। अरे कैसी बातें कर रही हो, आंखों को अच्छे से धोकर मस लो ना। आंखों को बहुत बार धो लिया मैंने, मगर कुछ भी नहीं दिख रहा अभी। और इस तरह उस दिन से सुधा अंधी होने का नाटक करने लगती है और घर का सारा काम प्राची के सर आ जाता है। वो समझ भी नहीं पाती कि आखिर सुधा को हुआ क्या। इधर सुधा की ऐश हो जाती है, वो अब बिस्तर पर बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती है। माँ जी, जरा चाय तो पिला दीजिए ना। हाँ बेटा। प्राची को शक हो जाता है कि सुधा नाटक कर रही है और वो अपने तरीके से पता लगाने की कोशिश करती है। प्राची घर में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाती है। देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरी इतनी प्यारी बहू को न जाने किसकी नजर लग गई। हुआ क्या? अरे देख ही नहीं पा रही वो तो। क्या हुआ है आपको? पता नहीं डॉक्टर साहब, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, मैं चेकअप करता हूँ। क्या हुआ है इसे? चेकअप में तो कुछ भी नहीं निकला है। इसका मतलब मेरा शक सही था, ये सिर्फ नाटक कर रही है। फिर भी डॉक्टर साहब कोई तो इलाज होगा ना। सुधा घबरा जाती है। माँ जी, आप क्यों मेरी आंखों के पीछे पड़ गई हैं? मैं जिंदा हूँ क्या, ये काफी नहीं है? आगे भी ठीक हो जाएगी ना धीरे धीरे। नहीं बहू, तुम तकलीफ में हो ये मैं देख नहीं पा रही। डॉक्टर साहब आप देखिए ना, कोई तो इलाज होगा इसका। मुझे कोई इलाज नहीं करवाना, मेरी आंखें भगवान की मर्जी की वजह से गई है और उनकी मर्जी की वजह से वापस आ जाएगी। देखिए मैं दवाई लिख देता हूँ और आप इनको क्लिनिक पर ले आना।
डॉक्टर तो चला जाता है, मगर सुधा अपने बिस्तर से टस की मस नहीं होती और अगले कुछ दिन भी प्राची को ही काम करते रहना पड़ता है। पानी सर के ऊपर से गुजर गया है, ये ऐसे नहीं सुधरने वाली। कुछ दिनों बाद प्राची कुछ काम से घर से बाहर गई होती है। हे भगवान, बहुत तेज भूख लगी है, पता नहीं माँ जी कब तक वापस लौटेगी, तब तक अपने लिए कुछ बना ही लेती हूँ। सुधा कुछ बना ही रही होती है कि तभी प्राची अचानक से लौट आती है। हे भगवान, माँ जी तो बहुत जल्दी लौट आई। जल्दी जल्दी चूल्हा बुझाने के चक्कर में उसके पल्लू में आग लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये आवाज कैसी? प्राची भागी भागी रसोई की तरफ आती है। अरे बहू, ये आग कैसे लगी और तुम यहाँ क्या कर रही थी? पहले मुझे बचाइए माँ जी। प्राची फटाफट उसके ऊपर एक चादर डाल देती है और आग बुझाती है। सुधा के अंधे ना होने का सच अब सामने आ जाता है और वो प्राची से आंखें नहीं मिला पाती। ये सब क्या है बहू? मुझे माफ कर दो माँ जी। मुझे तुम पर शक पहले से ही था बहू, मगर काम चोरी इस कदर भी ना करो कि खुद को ही नुकसान हो जाए। ये हमारे घर का ही तो काम है ना बहू। अब और शर्मिंदा मत कीजिए माँ जी, मैंने आपको इतना तंग किया हमेशा, फिर भी आपने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं बहू, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए ना तो उसे भूला नहीं कहते। चल अब अपने हाथ की चाय तो पिला दे जरा। जी माँ जी। नैना अपने पति सुजीत और सास ससुर के साथ चंदन नगर में रहती थी। उसे फोन चलाने का बहुत शौक था। एक दिन उसके पास एक वीडियो आता है जो उसकी सहेली नेहा ने फॉरवर्ड किया होता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी वीडियो है, नेहा कितनी अच्छी लग रही है इसमें। नैना नेहा को फोन करती है। नेहा, तुम्हारी वीडियो देखी, बहुत ही अच्छी है, कैसे बनाई तुमने ये वीडियो? अरे कुछ नहीं नैना, बस एक टिकटॉक नाम का ऐप है, उसे डाउनलोड कर लो और उस पर अपना अकाउंट बना लो और वीडियो बना लो, बहुत ही आसान है। अच्छा, मैं भी बना सकती हूँ क्या टिकटॉक पर वीडियो? अरे तू क्या, तेरी सास भी बना सकती है। नैना भी टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाती है और अपनी पहली वीडियो बनाकर डालती है। चलो, ये हो गया मेरा पहला वीडियो, अब मैं इसको पोस्ट कर देती हूँ। तभी उसकी सास वहां आ जाती है। अरे बहू, तू सुबह से फोन में लगी है, कभी रसोई की तरफ भी देखा कर। सुबह से सारा काम मैं ही कर रही हूँ, कब से तुझे आवाज दे रही हूँ, पर तेरे कान में तो जू तक नहीं रेंगती। नैना अपने टिकटॉक में इतनी बिजी होती है कि उसका सास की बातों पर ध्यान ही नहीं जाता। अरे बहू, बहरी हो गई है क्या? मैं तुझसे बात कर रही हूँ, मेरे साथ काम में थोड़ा हाथ बटाया कर। हाँ हाँ मम्मी जी, सुन लिया मैंने, पर अभी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ मैं। अरे वो तो दिख ही रहा है मुझे तेरा इंपॉर्टेंट काम, ये ले सब्जी काट दे, तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। नैना जोर से खुशी से चिल्लाती है और सास के हाथ से सब्जी की थाली गिर जाती है। अरे बहू, क्या हो गया तुझे? अरे मुझे तो हार्ट अटैक ही दे दिया। अरे मम्मी जी, मैंने जो टिकटॉक पर वीडियो डाला था ना, उस पर 2 घंटे में 1000 लाइक्स आ गए। मेरा वीडियो सबको बहुत पसंद आया। मतलब कि मुझे और वीडियो बनाकर डालनी चाहिए। अरे पहले ये सफाई तो कर दे बहू। ओ बहू, किया धरा कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना। नैना और वीडियोस बनाने में लग जाती है और धीरे धीरे उसके फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं। एक दिन अपनी दोस्त से बातें कर रही होती है, तभी हाँ नेहा, देखा तूने, मेरे 5000 फॉलोवर्स हो गए हैं, तेरे तो 3 ही है ना। जबकि तू मुझसे भी पहले से वीडियो बना रही है। चल कोई नहीं, टैलेंट टैलेंट की बात होती है, तू देखती जा, 5000 को 5 लाख होने में वक्त नहीं लगेगा। नैना फोन रख देती है। नेहा को नैना का ताना मारना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बड़ी आई 5000 फॉलोवर्स वाली है। सुजीत ऑफिस से घर आता है और देखता है कि नैना घर पर नहीं है। माँ, नैना कहाँ है? अरे बेटा, वो आजकल घर पे होती कहाँ है, टिकटॉक का शौक चढ़ा हुआ है ना, बस पूरा दिन फोन में हर वक्त लाइक्स ही चेक करती रहती है, घर के कामों में भी कोई मदद नहीं करती। सुजीत को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। तभी नैना आ जाती है। आइए मैडम, कहाँ थी आप? मैं पार्क में गई थी, एक वीडियो रिकॉर्ड करना था ना। अरे यहाँ माँ अकेले ही पूरा घर संभाल रही है और तुम टिकटॉक पर वीडियो बनाती रहती हो, अरे ये कोई अच्छी बात नहीं है नैना। ओफो, आप तो इतनी सी बात का पतंगड़ बना रहे। अरे मैं वीडियो डालती हूँ और पता है टिकटॉक से आप पैसे भी कमा सकते हो, पर आपको तो मेरे टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। ये कहकर नैना अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुजीत अपनी ऑफिस में बैठा होता है और उसका काम में मन नहीं लग रहा होता। आज तो जल्दी घर जाने का मन है, क्यों ना आधे दिन की छुट्टी लेकर घर चला जाऊं, पर बहाना क्या होगा। हाँ, कह देता हूँ कि पति की तबीयत ठीक नहीं है। सुजीत अपने बॉस के पास जाता है। हाँ सुजीत बोलो। सर, मुझे अभी फोन आया कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या मैं आज जल्दी घर जा सकता हूँ? हाँ हाँ, जाओ जाओ सुजीत। सुजीत घर आकर आराम कर रहा होता है और देखता है कि नैना घर पर नहीं है। ओफो, ये आज फिर कहीं चली गई है टिकटॉक वीडियो बनाने में। नैना भी ना। नैना एक मॉल में बैठी टिकटॉक वीडियो बना रही होती है। तभी सुजीत का बॉस वहां आ जाता है और नैना को वीडियो बनाते हुए देख लेता है। अरे ये तो सुजीत की वाइफ है शायद। नैना भी सुजीत के बॉस को देखती है और पहचान लेती है। अरे ये तो सुजीत के बॉस हैं। नैना बॉस के पास जाती है। हेलो सर, मैं सुजीत की वाइफ। हेलो हेलो, आपकी तबीयत कैसी है अब? तबीयत? मेरी तबीयत को क्या होगा सर, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देखिए ना, टिकटॉक की वीडियो बना रही हूँ मैं। ओह, तो इसका मतलब सुजीत ने मुझसे झूठ बोला। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, नमस्ते। नमस्ते सर। ये सुजीत की तो कल खैर नहीं। नैना घर आ जाती है और सुजीत उस पर गुस्सा कर रहा होता है। कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओफो, मॉल में थी। और पता है, आज तो मुझे आपके बॉस भी मिले, शॉपिंग करने के लिए आए थे।
हे भगवान, तो तुमसे बात की क्या उन्होंने? हाँ, बात की और तबीयत के बारे में भी पूछा। मैंने तो कह दिया सर मैं तो एकदम टकाटक हूँ। आज तुम्हारी टिकटॉक की वीडियो के चक्कर में मेरी तो नौकरी ही जाएगी। सुजीत सर पकड़ लेता है। अरे कोई बात नहीं, फिर आप भी मेरे साथ टिकटॉक वीडियो बनाना, हम दोनों साथ में फेमस हो जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। सास बहू। जिगर और बलराज अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद तानिया और उसकी सास घर के काम में बिजी हो जाती हैं। तभी रसोई में से तानिया की चिल्लाने की आवाज आती है। ओए माँ, बचाओ रे, उश, 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 भागो यहाँ से। तानिया की आवाज सुनकर उसकी सास भी वहां आ जाती है। अरे क्या हुआ? और इस तरह स्लैब पर चढ़कर क्यों बैठी हो? उस छिपकली की वजह से। है? छिपकली? अरे कहाँ है छिपकली? ऐसा बोलते हुए तानिया की सास भी डर कर स्लेब पर चढ़ जाती है। अरे जब इन छिपकलियों को घूमने के लिए हमने दीवार और छत दी है, फिर ये हमारे घूमने की जगह पर क्यों उतर आती है? मुझे क्या पता, सामने बैठी है, आप ही पूछ लो ना, साथ में भगा भी देना। इस पर सास डरते हुए स्लेब पर बैठी बैठी ही छिपकली को भगाने की कोशिश करती है। उश, 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 अरे जा ना, वापस अपने घर जा। सासू माँ, छिपकली है, कुत्ता नहीं। अरे हाँ हाँ, छोटी सी ही सही छिपकली तो है, तो तुम ही भगा दो ना। तानिया की सास उसे स्लेब से नीचे गिरा देती है, जिस पर छिपकली तो डरकर भाग जाती है, लेकिन दोनों सास बहू के बीच टॉम एंड जेरी वाला खेल शुरू हो जाता है। आपने मुझे धक्का क्यों दिया? मुझे कुछ हो जाता तो, अगर वो मुझे खा जाती तो? अरे छिपकली थी, डायनासोर नहीं। हाँ, सिर्फ छिपकली ही थी, और आपको उससे डर नहीं लगता तो खुद क्यों नहीं भगा दिया? अरे तेरे होते हुए अगर मुझे काम करने पड़े, फिर बहू होने का फायदा क्या है? इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है। जिगर और बलराज भी ऑफिस से घर वापस आ जाते हैं, लेकिन सास बहू की तू मैं खत्म नहीं होती। आज इस सभा का मुद्दा क्या है? मम्मी ने मुझे छिपकली के सामने फेंक दिया। अरे वाह मेरे डरपोक, मुझ पर 30 साल से शेरनी जैसे हुक्म चला रही हो और एक छिपकली से डर गई। इस पर दोनों बाप बेटे हंसने लगते हैं, जिसे देखकर सास बहू एक दूसरे की शक्ल देखते हुए अब अपनी लड़ाई भूलकर उनसे लड़ना शुरू कर देती है। अरे आप ना ज्यादा बत्तीसी ना दिखाओ, नहीं तो शेरनी के एक पंजे से 32 के 32 दांत बाहर निकल आएंगे। अपनी माँ की इस बात पर अब जिगर अपने पापा को देखकर हंसने लगता है। अरे क्यों पापा, आ गया स्वाद? अभी आपको भी आएगा स्वाद। इस पर घर में सास बहू ड्रामा बंद होकर पति पत्नी नौटंकी शुरू हो जाती है, जिस पर तानिया से कहा सुनी के बीच जिगर अचानक चिल्लाते हुए कहने लगता है, कॉकरोच, इतना बड़ा कॉकरोच, हे भगवान, हमें इससे कौन बचाएगा? कॉकरोच का नाम सुनते ही दोनों सास बहू सारी लड़ाई भूलकर पुदक से कूदकर पास रखे सोफे पर चढ़ जाती है। अरे कहाँ है, अरे कहाँ है कमबख्त? अरे उसे भगाने की जगह अनाउंसमेंट तो ऐसे कर रहा है जैसे 12:40 की आखिरी लोकल है, छूटनी नहीं चाहिए। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है। ठीक है भाई, अब मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि आपके पीछे भी एक बहुत बड़ा कॉकरोच बैठा है। जिगर की बात पर एक बार फिर दोनों डर से उछल जाती हैं, जिसके बाद जिगर और बलराज इसी तरह कभी कॉकरोच तो कभी छिपकली का नाम लेकर उन्हें परेशान करते रहते हैं। अगली सुबह ये दोनों हमारे डर का ऐसे मजाक बना रहे थे जैसे खुद कभी किसी चीज से ना डरते हो। ये जिगर ना बचपन में तो चींटी से भी डर जाता था। पर मम्मी, उन्हें डराने के लिए मैं चींटी तो नहीं पकड़ सकती। अरे पागल औरत, इतना बड़ा होकर क्या वो चींटी से डरेगा? मतलब हमें बदला लेने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। अरे वाह, क्या ब्रांड न्यू न्यूज दी है। सोचो अब। दोनों बहुत देर तक जिगर और बलराज को डराने के लिए अलग अलग तरीके सोचती हैं, पर किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंच पाती, जिस पर तानिया की सास उससे कहती है, हम उन्हें नहीं डरा सकते, पर अपना डर तो खत्म कर ही सकते हैं ना। अगर हमारा डर खत्म हो जाएगा तो फिर वो अपने मजे के लिए किसे डराएंगे और इसी तरह उनका पचका हो जाएगा। हाँ, नाइस आइडिया, पर मुझे इससे डर क्यों लग रहा है? सास की बातों से डरते हुए भी वो दोनों अपने डर को खत्म करने के मिशन पर लग जाती है, जिसमें पहला कॉकरोच सामने आती ही वो डर कर भाग जाती है। हमसे ना हो पाई, मम्मी इससे आप ही निपटो ना। अरे क्या आप निपटो, साथ चल, मैं तो तेरे ऊपर ना छिपकली गिरा दूंगी। हाँ बस, हाँ पहले छिपकली पकड़ कर तो दिखाओ। अरे यार चल ना। इस पर दोनों भगवान का नाम लेते हुए एक वाइपर लेकर कॉकरोच के पास जाकर डरते डराते उसे भगा देती हैं, जिसके बाद उनमें थोड़ी हिम्मत आती है और वो दिन ब दिन एक एक कर अपने हर डर पर काबू पाने लगती हैं। कुछ हफ्तों बाद, वाह मम्मी, आइडिया तो मस्त था। अब कॉकरोच हो या उसका बाप, मैं किसी से नहीं डरती। अरे शाबाश, और मैं छिपकली हो या उसका पूरा गैंग, सबके छक्के छुड़ा दूंगी। पर मम्मी जी, उससे पहले किसी को सबक सिखाना है। उसी रात जब बलराज और जिगर टीवी देख रहे होते हैं तो दोनों सास बहू प्लान बनाकर चुपके से उन पर नकली छिपकली और कॉकरोच फेंक देती हैं, जिसे देखते ही वो दोनों अपनी जगह से उछल खड़े होते हैं। अरे माँ, ये छिपकली कहाँ से आ गई? ओह, इस कॉकरोच को मेरे ऊपर से हटाओ ना। अरे क्यों बेटे, कैसे माँ याद आ गई? जब माँ को डर लग रहा था तब तो बहुत खिल्ली उड़ा रहे थे। ससुर जी, कॉकरोच से तो हम जैसे डरपोक डरते हैं, फिर आज आपको क्या हुआ? दोनों हंसने लगती है, जिससे जिगर और बलराज को भी उनकी गलती का एहसास होता है। टंगी सास। पंजाबी में कहावत है, सास चंगी होवे या ते दीवार ते टंगी होवे। संगीता की शादी भी एक ऐसे ही घर में होती है जहां उसकी सास दीवार पर टंगी होती है। ससुर और पति शादी के पहले दिन उसे सास के फोटो के सामने ले जाते हैं, जहां ससुर जी कहते हैं, बेटा संगीता, ये तुम्हारी सास थी, बहुत नेक और भली, लेकिन थोड़ी गुस्सैल थी।
गुस्सा आने पर सब तहस नहस कर देती थी, पर अब ये इस दुनिया में नहीं है। हाँ संगीता, माँ होती तो तुम इनकी कोई बात टाल नहीं सकती थी, वरना तो माँ घर में भूचाल ले आती। संगीता मन में खुश होती है कि अच्छा है कि ऐसी औरत अब इस घर में नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए वो जैसे ही सास की फोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है, ये क्या, सास उसे देखकर मुस्कुराने लगी। संगीता आंखों को मलकर एक बार फिर से देखती है, लेकिन फिर सास के चेहरे का भाव, भंगिमा यानी एक्सप्रेशन बिल्कुल बदले होते हैं। वो अपने पति और ससुर को कहती है, माँ की तस्वीर तो स्माइल कर रही है। ना ना बेटी, ये कैसे संभव है? जरूर तुम्हें कोई गलती हुई होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है तुम शादी की सारी फॉर्मेलिटी करते करते थक गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है संगीता। खैर, सारे संगीता की बात को इग्नोर कर कमरे में चले जाते हैं। वैसे सास की फोटो पर एक्सप्रेशन एक के बाद एक बदलते ही रहते हैं। सुबह होती है, पति और ससुर को काम पर भेजकर संगीता कमरे की सफाई करने में लग जाती है कि तभी उसे आवाज आती है, टेबल ठीक से साफ करो। ऐसे भी कोई टेबल साफ करता है? इससे अच्छा तो ये गंदा ही था। किसी औरत की आवाज सुन संगीता दंग रह जाती है और सोचने लगती है कि आवाज कहाँ से आई। आवाज को नजरअंदाज कर वो फिर से अपना काम करना शुरू करती है, लेकिन इस बार तो आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आती है। मेरा घर है ये, जब तक मैं थी चमका कर रखती थी, हर एक चीज शीशे की तरह थी। तुम्हें तो ना सफाई आती है ना कुछ पता है। क्यों तुम्हें मेरे घर की जिम्मेदारी दे दी गई है? पता नहीं तुमने मेरे बेटे को क्या दिखाई दिया। मैं होती तो एक से बढ़कर एक लड़कियों की लाइन लगा देती। अब संगीता को समझने में देर नहीं लगी कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी सास की है, जो दीवार पर टंगी है। वो उसके पास जाती है और कहती है, नमस्ते सासू माँ, मुझे तो कल ही लग रहा था कि दीवार में कुछ काला है। वो दीवार नहीं, दाल होती है पगली। सही पकड़े हैं सासू माँ। तो क्या हो गया आपको जो आप यहाँ भी चैन से नहीं बैठी हैं? सुना मैंने आपका व्यवहार काफी गुस्से वाला था। चुप रह तू, ज्यादा पकड़ पकड़ ना कर। घर का काम करना तो आता नहीं, आई है मुझसे बहस करने। हाँ देखिए सासू माँ, मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करिएगा। तभी पीछे से संगीता का पति आता है। अरे संगीता, किससे बात कर रही हो? कौन है वहाँ? संगीता की सास की फोटो फिर से पहले जैसी हो जाती है। आपकी माँ से कह रही थी कि मुझे काम करना आता। अरे संगीता, माना सास के ताने हर बहू को अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ तो माँ है ही नहीं, तुम तो फोटो से ही। तुम भी लाजवाब हो संगीता। किसी को विश्वास नहीं होता कि संगीता अपनी मरी हुई सास की फोटो से बात करती है। वहीं आए दिन संगीता की सास संगीता को किसी न किसी बात पर आते जाते ताने देती। संगीता को भी अब सास के तानों और उनसे बात करने की आदत हो गई। वो कभी खानदान की कहानी तो कभी तीज त्योहार कैसे मनाए या किसी व्यंजन की रेसिपी सास से ही पूछती। सारा दिन घर में अकेली संगीता की सास अब उसके लिए तानों के साथ पक्की साथी की तरह भी रहने लगी थी, जो किसी और को नहीं बल्कि संगीता को ही सुनाई देती। तो देखा आपने, सास बहू का रिश्ता हर रिश्ते से ऊपर होता है, फिर चाहे वो खट्टा हो या मीठा। शिल्पी घर के काम से फ्री होती तो बोर होती, जिसके बाद उसने घर में ही दुकान खोलने की सोची। अरे ये इतने सारे कपड़े, अरे बहू क्या करेगी इनका? माँ जी, मैं घर में बोर होती हूँ तो सोचा सामने के कमरे में कपड़ों की दुकान खोलूं, घर का काम भी हो जाएगा और 4 पैसों की कमाई भी। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी तेरी मदद कर दिया करूंगी। वाह माँ जी, तब तो मजा आ जाएगा, अब हम दोनों मिलकर खूब पैसे कमाया करेंगे। अब क्या था, सास बहू का काम चल पड़ा। एक दिन, अरे राकेश की माँ, सुनती हो? कहाँ चली गई? भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे नंदिनी, कहाँ हो? भूख लग रही है। पापा कहाँ है माँ? पता नहीं बेटा, भूख लग रही है, आज तो किसी ने चाय भी नहीं पूछी। तभी सास बहू घर के अंदर ढेर सारे सामान के साथ आती है और वो भी हंसती हुई। अरे वाह बहू, ये तो बड़ी अच्छी मार्केट दिखाई तूने, बड़ा ही सस्ता सामान था। हाँ माँ जी, और ये सामान हम डबल पैसों में बेचेंगे, मजा आ जाएगा। अरे बहू, भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दे। माँ क्या बात है, आज किसी ने पापा को चाय भी नहीं दी? अरे बेटा, अब 40 साल में तेरे पापा ने क्या चाय बनाना भी नहीं सीखा? अरे बेटा रहने दे अब इस बहस को, तुम लोगों ने वैसे बनाया क्या है? बहू परेशान हो जाती है और सास को अकेले में लेकर जाती है। माँ जी, आज तो हम लोगों ने खाना ही नहीं बनाया। अरे बेटा, बाहर के छोले भटूरों से पेट इतना भर गया कि याद ही नहीं रहा कि घर में ये लोग भी हैं खाना खाने के लिए। अब क्या किया जाए? तभी घर में एक महिला आती है। जी वो सुना है आप लोगों की यहाँ साड़ी बिकती है, जरा दिखाएंगे क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, माँ जी आप इन्हें साड़ी दिखाइए, मैं तब तक पिताजी और इनके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। सास उस औरत को लेकर सामने वाले कमरे में चली जाती है जहाँ उन लोगों ने दुकान खोली थी। वहीं बहू भी किचन में चली जाती है। अब इतनी जल्दी क्या बनाऊं, पापा जी तो खाने के लिए भी बैठ गए हैं। आइडिया, मैं खाना बाहर से ही ऑर्डर कर देती हूँ। थोड़ी देर में खाना आ जाता है और बहू टेबल पर खाना लगा देती है। हे भगवान, कितनी कड़वी दाल बनाई है बेटा। नहीं नहीं पिताजी, वो क्या बात है नंदिनी, रोटी तो चबाई ही नहीं जा रही है, लग रहा है रबड़ खा रहा हूँ। एक तो इतने महंगे होटल से खाना मंगवाया और वो भी इन लोगों को पसंद नहीं आया। तभी सास नोट गिनती हुई बाहर आती है। वाह माँ जी, बड़ी कमाई हुई लगती है। हाँ, मैंने वो 2000 वाली साड़ी 3000 में बेच दी। अरे वाह माँ जी।
दोनों सास बहू बहुत खुश हो जाती हैं। मेरे पेट में ना बेटा जोर का दर्द हो रहा है। अरे माँ, क्या हुआ? पेट में दर्द? बाहर का कुछ खाया था क्या? मैदा तो नहीं खा लिया? मैंने छोले भटूरे खाए थे। माँ, क्यों खाए? आपको तो पता है कि आपको मैदा सूट नहीं करता। चलिए माँ को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तभी अंदर से पापा की आवाज आती है। हे भगवान, मेरा तो पेट खराब हो गया। सब पिताजी के पास जाते हैं। पिताजी, आपको क्या हुआ? खाना बासी था शायद। अरे पिताजी, नंदिनी जानती है कि बासी खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो ऐसा क्यों देगी, है ना नंदिनी? वो खाना मैंने बाहर से ऑर्डर किया था। मैं और माँ दुकान का सामान लेने गए थे, इसलिए खाना नहीं बना पाए। क्या नंदिनी, दुकान के चक्कर में तुमने तो सारे घर का हाथ बिगाड़ रखा है। चलो अब माँ और पापा को लेकर अस्पताल चलते हैं। अस्पताल में जाने पर डॉक्टर कहते हैं, हाँ, इन दोनों को तो एक दिन के लिए एडमिट करना पड़ेगा। क्या? क्यों? पेट ही तो खराब है ना। हाँ, तो घर ले जाइए ना, अगर लग रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है और हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए इन लोगों को एडमिट कर रहे हैं। नर्स, जरा इन लोगों को बिल तो दे देना। चलिए मैं आप लोगों को पैकेज समझा देती हूँ। जब बहू के हाथ में बिल आता है, हे भगवान, 60,000 रुपए! इतना तो मैंने कमाया भी ना था। अब समझ गई कि कमाई के चक्कर में घर के लोगों की सेहत के साथ मैं खिलवाड़ कर रही थी। अंकित और अनु भाई बहन थे। माँ बाप के देहांत के बाद बड़ी बहन अनु ने दिन रात मेहनत करके अंकित की देखरेख की और उसे पढ़ा लिखा कर पैरों पर खड़ा किया था। दोनों भाई बहन खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन, दीदी, मुझे जॉब मिल गई है। अरे वाह भैया, तेरी मेहनत सफल हुई। मेरी मेहनत नहीं दीदी, आपकी मेहनत। अगर पापा के निधन के बाद मेरी जिम्मेदारी आपने उठाती तो ये सब नहीं हो पाता। मेरी सफलता सिर्फ आपके बलिदान की वजह से है दीदी। कुछ महीनों बाद अंकित की शादी सीमा से हुई। सीमा बड़ी ही चालाकी से अनु से मीठा मीठा बोलकर घर का सारा काम करवा लेती थी और खुद अंकित के साथ घूमा फिरा करती थी। वैसे तो वो सिर्फ खाना बनाने का काम ही घर में करती थी, लेकिन अब उसे उससे भी छुटकारा चाहिए था। इसीलिए एक दिन, दीदी, मेरे हाथ का खाना अंकित को पसंद नहीं आता, क्या आप खाना बना दोगी प्लीज? अरे हाँ, ये भी कोई कहने की बात है, जरूर। सीमा इस बात से मन ही मन बड़ा खुश होती है और अगले दिन के झाड़ू पोछे के काम से छुटकारा पाने के लिए एक और तरकीब लड़ाती है। हॉल में जोर जोर से कराहने लगती है। उसकी कराहने की आवाज सुनकर अनु हॉल में भागती हुई आती है। क्या हुआ सीमा? दीदी, लगता है मेरी कमर अकड़ गई है। वो क्या है ना, मुझे झाड़ू पोछा करने की आदत नहीं है ना। मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कभी ये काम नहीं करवाया। अरे कोई बात नहीं, झाड़ू पोछा ही तो है, मैं कल लिया करूंगी। ऐसे ही धीरे धीरे सीमा ने घर के सारे कामों का बोझ अनु पर डाल दिया। घर का सारा काम अनु करती थी, फिर भी सीमा को अनु से छुटकारा चाहिए था। इसलिए एक दिन वो अंकित के ऑफिस से लौटने से ठीक पहले ढेर सारे कपड़े लेकर धोने का नाटक करने बैठ जाती है। अरे सीमा, इतने कपड़े? अब क्या करूं, अकेली पड़ जाती हूँ, करना तो मुझे ही है ना। अरे दीदी से मदद ले लेती। अच्छा, ताकि सारा जमाना कहे कि भाभी बड़ी ननद से काम करवा रही है। और वैसे भी दीदी ने तो साफ कह रखा है मुझे कि तुम आज जो भी हो सिर्फ उनकी वजह से हो, इसलिए अगर उनके बना इस घर में रहना है तो काम करना ही पड़ेगा। ये सब सुनकर अंकित को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अनु को बुलाकर कहा, दीदी, ये घर पापा ने बनाया था और इसमें मेरा भी हिस्सा है और मुझे वो चाहिए। ये सुनकर अनु को बुरा तो लगता है, मगर वो दूसरे ही दिन घर का बंटवारा करने के लिए वकील के पास चली जाती है। वहां से लौटते हुए अनु का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो दोनों पैरों से अपंग हो जाती है। अब मजबूरन उसकी पूरी देखरेख सीमा को करनी पड़ती है। एक दिन सारे कामों से थक कर सीमा अंकित से कहती है, अजी सुनते हो, अब मुझसे तुम्हारी ये बहन की सेवा ना होगी। अगर कल तक तुम इसका बंदोबस्त नहीं करते तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? इस हालत में वो कहाँ जाएंगी? मैं कुछ नहीं जानती, बस कल ये इस घर में मुझे दिखनी नहीं चाहिए। अंकित अपनी बीवी की जिद के आगे हार मान लेता है और अनु को शेल्टर होम में छोड़ आता है। 3 महीने बाद, अजी सुनते हो, ये आपके लिए एक पार्सल आया है, ये लीजिए। अरे इसमें तो घड़ी है और एक चिट्ठी भी है। दिखाइए तो। अरे वाह, बड़ी ही सुंदर घड़ी है, लेकिन ये आपको भेजी किसने? पता नहीं, शायद चिट्ठी में कुछ लिखा हो। आशा करती हूँ ये घड़ी तुम्हें पसंद आएगी। रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं, तुम्हारी दीदी अनु। चिट्ठी पढ़कर अंकित की आंखें भर आती है। मैं दीदी को लेने जा रहा हूँ सीमा। अरे घड़ी भेज तो दी उन्होंने, अब क्यों जाना उनके पास? देखा सीमा, दीदी हमसे दूर जाकर भी हमारे बारे में ही सोचती है, और एक हम है जो उनकी सेवा से बचने के लिए उन्हें शेल्टर होम छोड़ा है। तुम्हारी बातों में आकर मुझसे ये क्या पाप हो गया? मैं जा रहा हूँ दीदी को लेने, और जब मैं वापस आऊँ तो तुम मुझे हमारे घर में मत दिखना। इतना कहकर अंकित अनु को लेने निकल जाता है। वहां पहुंचकर, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। भाई आज तो राखी है, आज तो मैं मना कर भी नहीं सकती। दोनों घर पहुंचते हैं। अरे सीमा, तुम अभी तक यहीं हो? निकल जाओ इस घर से। अरे वाह अंकित, फिर वही गलती कर रहे हो तुम। सीमा, तुम कहीं नहीं जाओगी। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सीमा, आज ये समय माफी मांगने का नहीं है, राखी की तैयारी करने का है। चलो तैयार हो जाओ, तुम्हारे भैया के घर भी तो जाना है ना। ये सुन सीमा अनु के गले लग जाती है। किशन और मोहन 2 जिगरी दोस्त थे। दोनों ही साथ पले बड़े और साथ ही पढ़ाई लिखाई भी की, लेकिन स्कूल के बाद दोनों अलग हो जाते हैं।
मोहन, हम दोनों आज अलग हो रहे हैं, लेकिन आज से ठीक 20 साल बाद इसी चौराहे पर मिलेंगे। दोनों एक दूसरे से वादा करके अलग हो जाते हैं। किशन दूसरे शहर में आगे की पढ़ाई करने चला जाता है तो मोहन अपने पिता के साथ उनकी दुकान में हाथ बटाने लगता है। पिताजी, मैं भी किशन की तरह दूसरे शहर में पढ़ने जाना चाहता हूँ। उसके पिता एक शराबी इंसान थे। अरे बेटा, तू क्या करेगा शहर जाकर? अरे पढ़ाई करने के बाद किसी के ऑफिस में नौकरी है ना। अरे वो तुझसे ढेर सारा काम करवाएगा और बदले में 4 अठन्नी पकड़ा देगा। तो राजा है राजा, अपनी दुकान में बैठ बच्चा। पर पिताजी, ये गल्ला तोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे इसी गल्ले को तोल तोल कर तो मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, और आज तुझे ये गल्ला तोलना अच्छा नहीं लगता। ये बोलकर वो मोहन को एक जोर का थप्पड़ लगा देते हैं। मोहन को थप्पड़ से गुस्सा आ जाता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। 1-2 दिन भूखा रहने के बाद मोहन को पिता की बात याद आती है। ऐसा कौन सा काम है जिसमें खुद के लिए मेहनत करना और ज्यादा से ज्यादा पैसा हो? वो सोच में पड़ जाता है कि तभी उसे घोड़ों की आवाज आती है। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और जहाँ देखता है कि डाकू कैसे एक चादर फैलाते हैं और उसमें ढेर सारे सोने के गहने डाल देते हैं। डाकुओं का सरदार बोलता है, चलो एक दिन मेहनत की, अब बाकी के महीने राजा बनकर गुजारेंगे। सारे जोर जोर से हंसकर वहां से निकल जाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में बड़ा ही अच्छा बिजनेस है। फिर क्या था, मोहन ने छोटी मोटी चोरी का काम शुरू कर दिया। कभी किसी की चेन खींच लेता तो कभी किसी की पॉकेट मार लेता। उसे इस काम में मजा आने लगा। वाह, ये तो अच्छा काम है। पिताजी ठीक कहते थे, कुछ नहीं रखा पढ़ाई लिखाई में, सारा वक्त पढ़ो फिर किसी और के लिए काम करो, और महीने के अंत में वो पकड़ा देगा 4 अठन्नी। ना बाबा ना। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और मोहन जाना माना चोर बन जाता है। लोग उसके नाम से कांपते और कोई भी पुलिस वाला उसे पकड़ ही नहीं पाता। सभी उसका चेहरा पहचानते, लेकिन वो कहाँ रहता है ये किसी को पता न था। फिर एक दिन वो भी आ जाता है जब मोहन को किशन से मिलने का दिन याद आता है। ओह, 20 साल बाद आज ही का दिन है जब मुझे अपने यार किशन से मिलना है। और फिर वो उस शहर में जाता है और चौराहे में खड़ा हो जाता है। काफी समय तक वो अपने दोस्त का इंतजार करता रहता है, लेकिन वो नहीं आता। मैं भी पागल हूँ, किसे 20 साल पहले की बात याद होगी। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो वहां से जाने लगता है कि तभी सामने 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। मोहन को आश्चर्य होता है कि उन लोगों को मोहन का पता कैसे चला। अब सुनो, तुम लोगों ने अब मुझे पकड़ ही लिया है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोगों को ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? उसमें से एक पुलिस वाला मोहन को एक लेटर देता है। मोहन लेटर खोलता है जिसमें लिखा होता है, मेरे जिगरी दोस्त मोहन, मैं जानता था आज दुनिया यहाँ के वहाँ क्यों ना हो जाए, तुम यहाँ मुझसे मिलने जरूर आओगे। आज मन था कि मैं तुम्हें गले लगा लूं, लेकिन फर्ज की दीवार सामने आ गई। 20 साल बाद तुम एक मुजरिम के रूप में मेरे सामने खड़े थे। माफ करना दोस्त, देश के प्रति मेरा फर्ज मेरी दोस्ती के आगे छोटा पड़ गया। मोहन की आंखों में अब आंसू थे। वो चुपचाप वहां हाथों में हथकड़ी बांधे चला जाता है। रोहन और मोहन 2 भाई थे। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद दोनों के बीच एक नई लड़ाई की शुरुआत होती है। और लड़ाई इस बात की कि माँ को रखेगा कौन। देखो रोहन, इस बार मैंने माँ को पूरे 8 दिन ज्यादा रखा। तुम समझ सकते हो कितनी तकलीफ होती है। कैसे कैसे करके तो मैं घर चला रहा हूँ। अरे वाह भैया वाह, 8 दिन ज्यादा में तो आपका बजट खराब हो गया। याद है 2 साल पहले जब आप दिवाली में अमेरिका गए थे तो मैंने पूरे 17 दिन माँ को एक्स्ट्रा रखा था। अब बात निकली है तो मैं बोल देता हूँ, तुम्हारी बीवी ने माँ को जो साड़ी देकर भेजा था ना, वो सेम साड़ी मेरी नौकरानी भी पहन कर आ गई थी। पता है कितनी शर्म महसूस हुई मुझे। तभी वहाँ मोहन की बीवी आ जाती है। बस करिए रोहन, मैंने तो अच्छी ही साड़ी दिलाई थी, अब क्या एक बुढ़िया के लिए मैं डिजाइनर कपड़े लेकर आऊं? कम से कम लाई तो, आप तो वो भी नहीं करते। तभी वहाँ रोहन की बीवी भी आ जाती है। देखो हम क्या करते हैं क्या नहीं, ये हमें ना बताओ। अगर हम गिनाने में आ जाएं कि हम क्या क्या करते हैं ना, तो शर्मिंदा हो जाओगे आप लोग। दूर खड़ी माँ बच्चों के साथ बच्चों की सारी बातें सुन रही होती है। वो अपने कमरे में जाती है जहाँ रोहन का बेटा उन्हें कहता है, दादी, मैं बड़ा होकर पैसे कमाऊंगा तो आपको बहुत खुश रखूंगा। बेटा, मैं तब तक रहूं ना रहूं, पर तुम अपने माँ बाप को कभी कोई कमी नहीं होने देना, उनकी हमेशा इज्जत करना। तभी वहाँ रोहन की बीवी आ जाती है। अरे माँ जी, क्या उठपटांग मेरे बच्चे को सिखा रही हैं? मैंने हमेशा अच्छी शिक्षा दी है, आप कुछ गलत ना सिखाए। हाँ बहू, संस्कारों में तो मेरे ही कोई कमी रह गई थी। हाँ हाँ, सुन लिया मैंने। जाइए अपने कपड़े समेटिए और निकलिए कुछ दिनों के लिए। हम भी सांस ले, थोड़ा तंग आ गए हैं। सास बैग लेकर कमरे में जाती है जहाँ उसके दोनों बच्चे होते हैं। चलो माँ, अब इन लोगों के सुख के दिन है। अच्छा माँ, ले तो जा रहा हूँ लेकिन ढंग से रहना। हाँ? अरे एक मिनट, अच्छा माँ, ये हार जो पहन रखा है ना, इसे निकाल कर रख दीजिए। अरे माना कि आपका है लेकिन महंगा है, कहीं वही ना छोड़ाइएगा। भाभी, ये हार माँ को पापा ने दिया था, मरने से पहले तो वो ये हार निकालेंगी नहीं, तो हार का ख्वाब तो आप छोड़ ही दे। ये बोलकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। देखो मुझे तो तुम मेरे मायके ही उतार दो, मैं तो इस बुढ़िया के साथ रहने से रही। अरे ये क्या बोल रही हो, माँ सुन रही है ना? सुन रही है तो सुने ना, डर नहीं पड़ा मुझे किसी का। अरे बेटा, जरा साइड में रोक ले, मैं सामने मंदिर दिख रहा है ना, वहाँ भगवान को हाथ जोड़कर आती हूँ।
मोहन गाड़ी रोक देता है। माँ उतर जाती है। धीरे धीरे चलते हुए वो उन दोनों से काफी दूर निकल जाती है। काफी देर तक माँ वापस नहीं आती तो मोहन उन्हें ढूंढने उतर जाता है। अब ये माँ कहाँ चली गई? अरे पता भी है कि अभी दूर जाना है, लेकिन अपने सिवा किसी और के बारे में सोचती नहीं। मोहन कार से उतरता है, लेकिन उसे कहीं भी माँ दिखाई नहीं देती। अरे माँ कहीं नहीं दिख रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा है ना, तो जाने दो ना, लेट हो रहा है और मुझे नींद भी आ रही है, घर चलो बस। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। 2 महीने बाद रोहन मोहन के घर आता है। मोहन, आज माँ को लेने आया हूँ। मैं नहीं चाहता था कि एक भी दिन लेट हो और तू मुझ पर माँ को रखने का एहसान दिखाए। अब लेकिन माँ मेरे पास नहीं है। माँ नहीं है मतलब? वो तो मेरे पास भी नहीं है। कहाँ गई माँ? वाह, कभी माँ की चिंता की? 2 महीने से तो एक फोन भी नहीं किया, आज माँ की टेंशन दिखा रहे हैं। मोहन रोहन को सारी बात बता देता है। दोनों भाई साथ बैठ जाते हैं। चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, कम से कम हम शांति से तो जिएंगे। हाँ, अफसोस तो बस उस हार का रह जाएगा जो वो साथ ले गई। उधर माँ शांति से एक वृद्धाश्रम के बेंच में बैठी होती है। गले में हार नहीं होता क्योंकि उसी को बेचकर वृद्धाश्रम का किराया दिया होता है। इस कहानी में किसी को कोई सीख नहीं मिली, ना ही किसी को कोई सबक। कारण अगर सबक और सीख से लोग अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा करते, उनकी इज्जत और मान सम्मान करते, तो शायद इस देश से वृद्धाश्रम हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते। तो इस कहानी का अंत यही स्वीकार करें। वकील बहू जनक पेशे से एक बहुत अच्छी वकील थी, लेकिन कहते हैं ना, बहू कितनी भी बड़ी तोप क्यों ना हो, सास के सामने तो भीगी बिल्ली ही होती है। अरे जनक, क्या बात है, आज रोटी नहीं मिली अभी तक। ये तेरा कोर्ट नहीं है जो आज फैसला ना हुआ तो कल की तारीख मिल जाए। रोटी तो रोज वक्त में चाहिए। हाँ माँ जी, रोटी तो कब की बन गई, मैंने आपको कहा तो खाना खाने के लिए, आपने शायद सुना नहीं होगा। ओहो, जज नहीं हूँ मैं तेरे कोर्ट की, सास हूँ सास। कोई दलील फालतू की मत देना यहाँ। बहुत जानती हूँ मैं इन वकीलों को, अपनी बात ऊपर रखने के लिए झूठ बोलने में जरा भी नहीं सोचते। तभी वहां जनक के ससुर आ जाते हैं। अरे भाग्यवान, क्यों बेचारी के काम को कोसती रहती है हमेशा। मैं भी तो था वहां जब ये आई थी तुझे रोटी खाने को बुलाने के लिए। सास को तो अब गुस्सा आ जाता है कि कैसे किसी ने बहू की साइड ले ली। अरे वाह जी वाह, वो तो मैं जानती थी कि कोई ना कोई गवाह तो ये पेश कर ही देगी। पर मैं तो अब सीधा खाना खाकर सोने जाऊंगी। मुझे आदत नहीं है किसी से बहसा बहसी करने की। पता नहीं कैसे ये वकील इतना दिमाग लगाकर खुद तो झूठ बोलते ही हैं, साथ में झूठे गवाह भी ले आते हैं। जनक को सास के ताने सुनने की अब आदत सी पड़ जाती। एक दिन जनक वकील की ड्रेस पर काला कोट पहनकर कोर्ट के लिए निकल ही रही होती है कि अरे कहाँ चली काला कौवा बनकर? टोक दिया ना, अब कोर्ट तो वकील वाली ड्रेस पहनकर ही जाऊंगी ना। वाह भाई वाह, दामिनी तो मैंने भी देखी है। सन्नी पाजी ने ऐसा ही कोट पहना था और कहा था कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। मतलब की कोई बात करनी है तो बोलिए, वरना वक्त नहीं है मेरे पास खराब करने के लिए। अरे पता नहीं तुझ में क्या देखा मेरे बेटे ने, सारा दिन वकीलों वाली बहस करती है, भोली भाली सास के साथ। अच्छा सुन, जो इतनी बहस मेरे आगे करती है ना, जरा अपने बॉस से कर ले, जो 1 साल भी ना हुए तेरी शादी को और काले कपड़े पहना दिए। अंदर जा और लाल कोट पहन कर आ, पता तो चले कि नई नवेली शादी हुई है। अरे माँ जी, कोर्ट में मेरा बॉस क्या करेगा, ये तो पूरे देश की ड्रेस है वकीलों के लिए। लेकिन सास तो ठहरी सास। अच्छा, तो कोई जरूरत नहीं है 2-4 साल कोर्ट जाने की, शादी थोड़ी पुरानी हो जाए तब इजाजत दे दूंगी मैं तुझे काले कपड़े पहनने की। अब क्या था, मन मारकर जनक को लाल रंग का कोट पहनकर कोर्ट जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद आहा बढ़िया, ये पूरे देश की ड्रेस की बात करने वाली। अरे पहना दिया ना लाल कोट। अब सास आए दिन या तो जनक को उसके काम का ताना देती या फिर उसका काम छुड़वा देने की धमकी। तंग आकर एक दिन जनक पति से कहती है, मैं सोच रही हूँ कि कोर्ट जाना बंद ही कर दूं। अरे क्यों यार, इतना अच्छा करियर है, क्यों छोड़ने की सोच रही हो? अरे लाल रंग का कोट पहनकर जाना पड़ता है, हर बात पर सास ताना देती है कि वकील तेज होते हैं, सवाल जवाब करते हैं, झूठी दलीलें देते हैं। अरे तो ठीक है ना, वो जो कहती है अपनी समझ से कहती है, लेकिन तुमको तो पता है ना कि सच्चाई क्या है। जनक को पति की बात से हौसला मिलता है कि तभी घर पर कुछ लोग आ जाते हैं। अरे आइए आइए पंच साहब, कैसे आना हुआ? अरे भाई साहब, सुना है कि आपकी बहू वकील है। तभी वहाँ सास आ जाती है। हाँ है तो, लेकिन क्या हुआ, फिर कहीं बहस कराई क्या? अरे हम तो खुद दुखी है उसके व्यवहार से। अरे भाभी जी, आपको तो पूरा मोहल्ला जानता है कि आप कितना बोलती है। फिर हम यहाँ बहू रानी की कोई शिकायत नहीं, बल्कि अपनी परेशानी लेकर आए हैं। ससुर जी खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ, मैं भी बहू को बुलाता हूँ। जनक वहाँ आती है, सबको नमस्ते करके बैठ जाती है। बहू रानी, हमारे गांव में बड़ी मुसीबत आ गई है। अब तो पूरे गांव की जिम्मेदारी मानो तुम्हारे कंधों पर है। अरे ना ना, इससे तो घर की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, ये गांव की जिम्मेदारी क्या लेगी? भाभी जी आप चुप हो जाओ, यहाँ पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही है। आप जाओ जरा रसोई से सबके लिए चाय लेकर आओ। मैं कॉफी लूंगी। हाँ, वकील साहिबा के लिए कॉफी। सास सर पैर सब पटक कर वहां से निकल जाती है। बहू, गांव में पानी नहीं आ रहा है, पड़ोसी राज्य ने हमारा पानी रोक रखा है। इसका मामला तो बड़े कोर्ट में चलेगा पंच जी, लेकिन ऐसा क्यों? वो राज्य हम लोगों से पानी के पैसे मांग रहा है। अब आधे गांव में पानी की सप्लाई खत्म हो गई है बहू रानी। अच्छा पंच साहब, बात गांव की है तो मैं जरूर केस लड़ूंगी। यहाँ एक बार फिर सास की एंट्री हो जाती है। अरे वाह जी वाह, ये काम करवा लो आप, हमारी बहू से बहुत अच्छा करती है।
मैं हूँ सीधी सादी सास। इस लड़की ने कैसे लड़ लड़ कर मुझे साइड कर रखा है, ये तो अब आपको पता चल ही जाएगा। अरे भाभी जी, आपकी आवाज तो पूरे गांव को सुनाई पड़ती है जब आप बहू रानी को सुंदर वचन सुना रही होती हैं। अरे वकील बहू मिली है, फक्र करो फक्र। हाँ जी हाँ, सारी फकर तो हम लोग ही करें। खैर, अब जो केस लड़ेगी और पानी गांव में आ जाता है तो पंच साहब लिख कर देना होगा कि हैंड पाइप में सबसे पहले मेरी बाल्टी और घड़ा भरेगा। अरे फिर तो हम बहू रानी के नाम पर घर पर ही सप्लाई दे देंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बहू, गांव के पास अभी वकील करने की भी पैसे नहीं है तो। अरे पंच साहब, ये मेरे गांव का मामला है, मैं आपसे एक भी पैसा नहीं लूंगी। सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन सबकी जाने के बाद झनक मन लगाकर गांव की परेशानियों को दूर करने में लग जाती है, और वो दिन भी आता है कि झनक केस जीत जाती है। अरे आज तो प्लम्बर आकर घर तक पाइप लगा गया है, खुश हो जाओ, मेरे कारण तुम लोगों को घर के अंदर ही पानी मिल जाएगा। पिंकी के पति कमलेश की दुकान पर गांव का गुंडा जग्गू दादा आता है और धमकी देकर जाता है कि अगर उसने 1 लाख रुपए नहीं दिए तो वो दुकान तोड़ देगा। घर में सभी परेशान होते हैं। अरे सत्यानाश हो उस जग्गू का, अच्छा खासा लड़का था, पता नहीं क्यों गुंडागर्दी करने लगा, किसी की भी जमीन हड़प लेता है और अब हमारी दुकान के पीछे पड़ा है नास पीटा। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे बेटा, मैं तो कह रही हूँ कि 1 लाख रुपए दे दो और छुट्टी पाओ इस जग्गू दादा से। नहीं माँ, मेहनत की कमाई है, ऐसे कैसे दे दूं? मैं तो 1 रुपया भी नहीं देने वाला उसे। अरे पैसा तो दोबारा भी कमा लेंगे, पर जान है तो जहान है। नहीं पिताजी, मैं नहीं दूंगा पैसे, मैंने फैसला कर लिया है। पिंकी कमरे में आकर सोचने लगती है, मेरे पति के ऊपर ये कैसी मुसीबत आ गई है। हे भगवान, क्या करूं मैं? तभी उसे जादुई पत्थर से आवाज सुनाई देती है, दन 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 दन, जो चाहे वो तू बन। अरे हाँ, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, मेरे पास तो जादुई पत्थर है, पर मैं क्या करूं? जग्गू दादा तो बहुत बड़ा गुंडा है, उसका सामना मैं कैसे कर पाऊंगी? पर मुझे ये करना ही होगा। पिंकी प्लान बनाती है और उसे एक आइडिया आता है, और वो आइडिया वो सबको बताती है। सुनिए, मेरे पास एक प्लान है, आप जग्गू दादा को पैसे देकर उन्हें घर पर खाने पर बुलाइए। सब ये सुनकर दंग रह जाते हैं। लो और सुनो, अरे वो तुम्हारे दूर के चाचा नहीं है जिसको खाने पर बुलाया जाए, जग्गू दादा है इस गांव में सबसे अमीर और 1 नंबर का गुंडा। ओफो सासू माँ, मैं जो कह रही हूँ वो करके तो देखिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि कल के बाद जग्गू दादा हमें कभी परेशान नहीं करेगा। पिंकी के कहने पर कमलेश जग्गू दादा को रुपया देता है और उसे अपने घर खाने पर बुलाता है। अरे भाई, मानना पड़ेगा कमलेश, काफी तरक्की कर लिया तुमने। 1 लाख रुपए तो बड़ा ही कम डोनेशन था। जग्गू दादा सोफे पर बैठता है और सबसे मिलने लगता है। अरे भाई लता मौसी, ठीक तो हो ना? सुना है घुटने में बहुत दर्द रहता है। हाँ बेटा, पर तुझे कैसे पता चला? अरे जग्गू दादा सारे गांव की खोज खबर रखता है, और वैसे भी मेरी माँ और आप तो बचपन की सहेलियां थी ना, तो आप तो हमारी माँ सी हुई। मौसी कहकर 1 लाख रुपए का चूना लगा रहा है कमबख्त। तभी बेल बजती है और कमलेश दरवाजा खोलता है तो सब दंग रह जाते हैं। अरे एमपी साहब, आप आइए आइए, आप कमलेश को कैसे जानते हैं? अरे भाई, कमलेश हमारे बड़े ही अच्छे मित्र हैं, और मैंने सुना है कि आप इनकी दुकान हड़पना चाहते हैं, इनसे चंदा भी मांगते हैं आप। अरे एमपी जी, वो तो बस थोड़ा धंधे में मंदी चल रही थी तो गांव वालों से थोड़ी मदद मांग ली। देखो जग्गू दादा, होंगे दादा तुम अपने घर के, ये हमारे पहचान के लोग हैं, इनके साथ तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो सीधा जेल में डाल देंगे, समझे? फिर वहाँ बाकी कैदियों से चंदा मांगते फिरोगे क्या? जग्गू घबरा जाता है और वहां से जाने लगता है। जी जी एमपी जी, समझ गए हम, चलते हैं, हमें माफ कर दो कमलेश बाबू। अरे बेटा, खाना तो खा लेता। अरे जग्गू। जग्गू दादा को भागता देख एमपी के रूप में बदली पिंकी हंसने लगती है और सब एमपी के पास आते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। आपको कैसे पता चला एमपी साहब कि जग्गू हमें परेशान कर रहा था? आपकी बहू पिंकी है ना, बड़ी ही समझदार है, वो मेरे ऑफिस आई और मुझसे मदद मांगी। क्या पिंकी ने ये सब किया? पिंकी अपने रूप में वापस आ रही होती है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मेरा मतलब है। अरे ऐसे कैसे आप बिना खाना खाए नहीं जा सकते, आइए आइए। नहीं नहीं, फिर कभी मुझे जाने दीजिए। पिंकी भागती है। अरे इन्हें किस बात की जल्दी थी? लगता है कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी माँ। हाँ भाई, बड़े लोग हैं, दिन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि आज बहू की वजह से सब सही हो गया। पर बहू है कहाँ? पिंकी घर से दूर भागते भागते अपने रूप में वापस आ जाती है। उफ, बाल बाल बच गई आज तो। शंकर, आज मैं पड़ोस में श्याम जी के यहाँ सत्संग में जाऊंगी, पता नहीं नीरा कहाँ रह गई।
माँ वो बाजार गई है, आती ही होगी। अच्छा ठीक है, चलती हूँ। तुम बहू से कह देना मुझे आने में देर हो जाएगी। अच्छा माँ, कह दूंगा। प्रोमिला जैसे ही जाती है, उसकी थोड़ी देर बाद शंकर की पत्नी मीरा आ जाती है। नीरा, इतनी देर कहाँ लगा दी? माँ तुम्हारा इंतजार करके अभी श्याम जी के यहाँ गई हैं। अरे बस बाजार में देर हो गई थी। अच्छा सुनो, मैं जल्दी से एक बात बता दूं, आपका भाई सुरेश ना एक लड़की से प्यार करता है। हैं? तुम्हें कैसे पता? अरे मुझे उसी ने बताया है, वो उससे शादी करना चाहता है। बस आप किसी तरह माँ से बात कर लो। अब देखो नीरा, वो अपनी बात माँ से खुद कर लेगा, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अरे भाई आप ऐसा ना कहो। पीछे से सुरेश अपने कमरे से आते हुए कहता है। अरे शंकर, तुम तो जानते ही हो माँ का स्वभाव। अरे पर भाई मैं उस लड़की को बहुत चाहता हूँ। प्रोमिला कमरे में आती ही सुरेश की बात सुन लेती है। किसकी बात हो रही है? अब माँ आप जल्दी आ गई? हाँ, मेरा वहां बैठने का मन नहीं कर रहा था, अब समझ में आ रहा है, तो ये बात है। माँ मैं दीदी से प्यार करता हूँ, मैं आपको बताने ही वाला था। कब? जब 7 फेरे हो जाते तब? अरे नहीं नहीं माँ। देख सुरेश, तेरे बड़े भाई की शादी मैंने अपनी पसंद से कराई, बता क्या कमी की? क्यों रे शंकर, तुझे कोई शिकायत है? नहीं नहीं माँ, पर अगर सुरेश को कोई लड़की पसंद है तो क्या इसकी पसंद की लड़की ले आऊं? अरे क्यों ले आऊं मैं? ठीक है माँ, फिर मैं जा रहा हूँ, संभालो अपने घर को। अरे सुरेश, तुम होश में तो हो? हाँ हाँ होश में ही हूँ मैं। शंकर रहने दे, जाता है तो जाए, मुझे पता है 4 दिन बाद वापस लौट कर आ जाएगा। माँ आप अपनी जिद छोड़ दो ना, अब जमाना बदल गया है। अरे शंकर, मुझे मत समझा, तेरे से ज्यादा जमाना मैंने देखा है। आज शादी करेंगे, कल तलाक लेंगे। माँ हमारा सुरेश ऐसा नहीं है, फिर आप उस लड़की को एक बार देख तो लो। अरे भाई इनसे तो कुछ भी कहना बेकार है, मैं कल ही अपने लिए कोई किराए का कमरा देख लूंगा। सुरेश, रिश्ता तोड़ना आसान होता है, लेकिन उसे निभाना उतना ही मुश्किल। अपने बड़े भाई से कुछ तो सीख। माँ चलिए ना एक बार निधि को देख लेते हैं। हाँ माँ, नीरा सही कह रही है। अच्छा ठीक है, पर देख लो, अगर लड़की मुझे पसंद नहीं आई तो क्या सुरेश फिर भी हमें छोड़कर चला जाएगा? अरे माँ पहले देखने तो चलते हैं। सुरेश चल, माँ से माफी मांग और कसम खा कि अब कभी घर छोड़ने की बात नहीं करेगा। सुरेश माँ की पैर छूता है और माँ प्यार से उसे गले लगा लेती है। अगले दिन सब निधि को देखने के बाद घर लौट कर आते हैं। माँ बताओ तो कैसी लगी निधि आपको? अब मुझको निधि पसंद है। सुरेश अब बता, माँ को तो लड़की पसंद आ गई है, क्या तू अलग घर बसाएगा? सुरेश शर्मिंदा हो जाता है। बस करो भाई, कल माफी मांग तो ली थी ना, आइंदा कभी घर छोड़ने की बात नहीं करूंगा। सब हंसते लगते हैं।